आज के एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर फैमिली रीच करने में मदद भी करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीरीज के एक्सप्लेनेशन से। सीरीज के शुरुआत में ही हमें बताया जाता है कि ये सीरीज मल्टी यूनिवर्स पर आधारित है। आगे हमें इन्हीं में से एक दुनिया दिखाई जाती है जो हमारी दुनिया जैसी ही थी और थोड़ी अलग भी। यहाँ इंसान की सोल एक जानवर में रहती है जिसे यहाँ डीमन कहा गया है। डीमन अपने इंसानी शरीर से ज्यादा दूर नहीं रह सकते थे और अगर डीमन को कुछ हुआ तो उसकी इंसानी शरीर को भी नुकसान होगा क्योंकि दोनों ही आपस में जुड़े हैं। और जब तक बच्चे छोटे होते तो उनका डीमन समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, पर जब वो असल मायने में बड़े हो जाते तो उनका डीमन उनके बर्ताव के हिसाब से हमेशा के लिए एक ही जानवर के रूप में बदल जाता है। वहीं इस दुनिया में मैजिस्टेरियम का ही राज चलता है और उनके खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी, बस विचेस को छोड़कर जो नॉर्थ में रहती थी। इसी वजह से मैजिस्ट्रेम का दबदबा ज्यादा नॉर्थ में नहीं था। आगे शुरुआत में हम एक बहुत सी छोटी सी बच्ची लायरा को देखते हैं जिसे उसके अंकल एजरेल जो एक स्कॉलर थे वो उसे ऑक्सफोर्ड के जॉर्डन कॉलेज में मास्टर के पास छोड़ने जा रहे थे जिससे लायरा बाढ़ से सुरक्षित रह सके क्योंकि उस समय पूरे ऑक्सफोर्ड में बहुत बड़ा बाढ़ आया था और एजरेल के हिसाब से लायरा के इससे यहाँ सुरक्षित जगह नहीं हो सकती, जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अब आगे में 12 साल बाद का जॉर्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लायरा बड़ी हो गई थी और उसके डेमन का नाम पैन है। पूरे कॉलेज में उसका सिर्फ एक ही दोस्त है रॉजर और वो भी उसकी तरह अनाथ है और जॉर्डन में सफाई का काम करता है। जॉर्डन ही अब लायरा का घर था क्योंकि अंकल एजल कभी कभार साल में एक बार लायरा से मिलने आ जाते थे और बड़े होने के साथ ही लायरा बहुत ही शरारती और साहसी भी बन चुकी थी। आगे लायरा लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन से रोज की तरह अपना क्लास ले रही थी। वहीं वो खिड़की से अपने अंकल इजराइल को आते देखती है जो बहुत सालों बाद नॉर्थ से जॉर्डन लौटे थे। लायरा अपने मासूमियत से लाइब्रेरियन को एक किताब खोजने में उलझा देती है और फिर मौके का फायदा उठाकर खिड़की से अपने अंकल से मिलने के लिए चुपके से बाहर भाग जाती है। पर वो भागते हुए एजल के रूम के बाहर पहुंच जाती है जहां वो मास्टर को रूम में एजल की शराब में कुछ मिलाते हुए देखती है। एजल के अब आते ही मास्टर वहां से निकल जाते हैं और अब एजल वो शराब पीने ही वाला होता है कि तभी लायरा आकर कप को गिरा देती है और उन्हें खबर करती है कि उसने मास्टर को इस शराब में कुछ मिलाते हुए देखा था जो उसके हिसाब से जहर हो सकता है। इजराइल अब लायरा को अपने लिए मास्टर पर नजर रखने को कहता है और फिर लायरा को अपने कमरे में एक जगह छिपा देता है। अब शाम में उसी कमरे में स्कॉलर्स की मीटिंग होती है जहाँ इजराइल आज अपनी नॉर्थ की रिसर्च सबको दिखाने वाला था क्योंकि उसने एक ऐसी खोज की है जो आज तक किसी ने नहीं की थी। लायरा भी चुपके ये सब देख रही थी जहाँ बेजेल अपनी नॉर्थ में ली गई फोटोग्राम सबको दिखाता है जिसमें साफ डस्ट दिख रहा था। वो अब बताता है कि डस्ट उम्र में बड़े इंसानों के इर्द गिर्द ही होती है, बच्चों के आसपास वो नहीं रहती। जिसके बाद वो अपनी फोटोग्राम दिखाता है जहाँ डस्ट की वजह से नॉर्थ में एक हवा में उड़ता हुआ शहर दिख रहा था जो इस दुनिया का नहीं दूसरी दुनिया का था और ये सिर्फ डस्ट की वजह से दिख रहा था। अब सारे स्कॉलर्स इजल की खोज से हैरान रह जाते हैं क्योंकि मैजिस्ट्रेम को डस्ट पे विश्वास नहीं था और इसी बात को साबित करने के लिए इजल उन सबको ग्रुमराम का कटा हुआ सिर दिखाता है क्योंकि ग्रुमान ने ही सबसे पहले अलग अलग दुनिया की खोज की थी और उसका सिर इजल द्वारा नॉर्थ के पहाड़ों में पाया गया था। इजल अपने रिसर्च को बरकरार रखने के लिए बाकी स्कॉलर से फंडिंग मांगता है। वहीं उधर दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड में जश्न मनाया जा रहा था क्योंकि माँ कोस्टा के बड़े बेटे टोनी कोस्टा का डीमन आज हमेशा के लिए एक चील में तब्दील हो गया था। पर वहाँ जश्न चल ही रहा था कि तभी टोनी का छोटा बेटा बिली अचानक से ही गुम हो जाता है, इसलिए अब सारे लोग बिली को खोजने में लग जाते हैं। इधर मास्टर और लाइब्रेरियन इजल की खोज के बारे में बात कर रहे थे जहाँ मास्टर लाइब्रेरियन को बताते हैं कि एलिथोमीटर जो एक ऐसा यंत्र है जिससे भविष्य बताया जा सकता है, उससे उन्हें पता चलता है कि इजल की इस रिसर्च में लीरा का बहुत बड़ा पहलू है और वो बस लायरा को हर मुसीबत से सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब अगली सुबह रोज की तरह रॉजर लायरा के कमरे में नाश्ता लेकर आता है जहाँ लायरा उसे रात की सारी घटना के बारे में बताती है और डस्ट का भी जिक्र करती है। रॉजर भी उसे बताता है कि कल रात ऑक्सफोर्ड से एक बच्चा बिली गायब हो गया है और सबको यही लगता है कि बिली को गॉबलर्स उठा के ले गए। दरअसल गॉबलर्स मॉन्स्टर की तरह दिखने वाले लोग होते हैं, पर यहाँ लायरा के हिसाब से गॉबलर सिर्फ एक बच्चों की कहानी है। जहाँ रॉजर आगे लायरा को ये भी बताता है कि अंकल इजराइल भी अपनी एयरशिप से वापस नॉर्थ के लिए निकलने वाले हैं। जो सुनते ही लायरा भागते हुए एयरशिप में जाती है और इजराइल से उसे भी अपने साथ नॉर्थ ले जाने की विनती करती है, पर इजराइल उसे साफ इनकार कर देते और लायरा को वहीं छोड़कर एयरशिप से नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं। उधर ऑक्सफोर्ड में रहने वाले जिप्शियंस बिली को पूरे ऑक्सफोर्ड में ढूंढ रहे थे और तभी वहाँ जॉन आते जो किंग ऑफ वेस्टर्न्स के नाम से भी जाने जाते थे, जो टोनी को बताते हैं कि गॉबलर्स कोई बच्चों की कहानी नहीं है और गॉबलर्स अब तक बिली को लेकर ऑक्सफोर्ड के बाद लंदन की तरफ निकल चुके होंगे, इसलिए उन्हें भी अपना समय बर्बाद ना करते हुए लंदन के लिए निकलना चाहिए। दूसरी तरफ जॉर्डन कॉलेज में स्कॉलर्स डिनर के दौरान मिस्टर काउटलर जो मैजिस्ट्रेम की एक मेंबर थी वो लायरा से मिलती है और लायरा को अपनी असिस्टेंट की जॉब का ऑफर देती है और कल ही लंदन
एयरशिप से निकलने का कहती है। लायरा दरअसल बचपन से ही जॉर्डन के बाहर कभी नहीं गई थी, इसलिए वो इस बात से बहुत उत्सुक होती है और इसके लिए हाँ कर देती है। पर वो मिसेस काउटलर से ये विनती करती कि वो अपने साथ रॉजर को भी लंदन ले चले, क्योंकि वो उसका इकलौता दोस्त है। अब अगले दिन मास्टर लायरा को सुबह सुबह ही मिलने बुलाते हैं, पर लायरा उन्हें साफ कह देती कि आज ही वो जॉर्डन से रॉजर के साथ जा रही है और उन्हें यहाँ कोई नहीं रोकेगा। पर मास्टर उसे बताते कि उन्हें कोई रोक भी नहीं रहा है और फिर वो लायरा को अपना एलिथियोमीटर दे देते, जो दुनिया में सिर्फ 6 ही बनी थी और उसे बस मैजिस्टेरियम की इजाजत से ही अपने पास रखा जा सकता था। मास्टर लायरा को बताते कि ये यंत्र उसे सच जानने में मदद करेगा और उससे वादा भी लेते कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी और ना ही मिसेस काउटलर को। जिसके बाद लायरा उनसे वो यंत्र ले लेती है और फिर रॉजर को अपने साथ ले जाने के लिए ढूंढने चली जाती है, पर उसे रॉजर पूरे जॉर्डन में कहीं नहीं मिलता। लेकिन वो फिर भी हर जगह रॉजर को ढूंढती है। उधर जॉन माँ को से मिलने आते हैं और उन्हें समझाते कि बिल्लू को यहाँ ढूंढने से उनका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि गॉबलर्स अब तक उसे लंदन लेकर पहुंच गए होंगे, इसलिए उन्हें भी तुरंत लंदन के लिए निकलना होगा। उधर लायरा मिसेस काउटलर को रॉजर के गायब होने वाली बात बताती है और ये भी कहती है कि गॉबलर शायद रॉजर को बिली के साथ ले गए होंगे, पर मिसेस काउटलर कहती है कि गॉबलर सच में नहीं होते और अगर सच में होंगे तो वो रॉजर को अपने साथ लंदन ले गए होंगे, इसलिए उन्हें भी अब लंदन के लिए निकलना चाहिए। वो अब लायरा से वादा करती है कि वो चिंता ना करे, वो रॉजर को ढूंढ लेगी, पर अगर उसे रॉजर को ढूंढना है तो एयरशिप के निकलने से पहले वो आ जाए। जिसके बाद अब लायरा अपने कमरे में आ जाती है और एलिथियोमीटर से रॉजर कहाँ है ये पूछने लगती है, पर एलिथियोमीटर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे चलाना अभी लायरा को नहीं आता था, क्योंकि उसे चलाने के लिए बरसों की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। इसलिए अब कोई रास्ता ना होने के कारण वो एयरशिप में लंदन जाने के लिए मिसेस काउटलर के पास एयरशिप निकलने के पहले पहुंच जाती है। लायरा के एयरशिप के साथ साथ जिप्शियंस भी लंदन के लिए अपने बोट से निकल चुके थे। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लायरा मिसेस काउटलर के साथ लंदन में उनके घर पहुंच गई है। घर के अंदर पहुंचते ही मिसेस काउटलर ने अपने लिफ्ट में लॉक लगा दिया था। वो अब अपना आलिशान घर और लायरा को उसका नया कमरा दिखाती है जो बहुत सुंदर था और लायरा को ये जगह बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ हम रॉजर को देखते हैं जिसे कुछ लोग एक कमरे में बंद कर देते हैं, जहाँ उसकी तरह और भी बच्चे मौजूद थे, जहाँ रॉजर बिली से भी मिलता है। वहीं इधर लायरा अपने घर में बहुत खुश थी और वो रॉजर को भी बहुत याद कर रही थी। मिसेस काउटलर अब उसे बताती कि उसने अपने खास लोगों को रॉजर को ढूंढने के लिए लगा दिया है। जिसके बाद मिसेस काउटलर लायरा को अपने साथ आर्टिक इंस्टीट्यूट खाने पर ले जाती है, जो लंदन की चुनिंदा जगहों में से एक थी। लायरा वहाँ जाकर बहुत उत्सुक होती है और वहाँ की चीजों को देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी जॉर्डन में नहीं देखा था। मिसेस काउटलर लायरा के साथ कम समय में काफी घुल मिल गई थी, जो बात लायरा को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर वो इन सब चीजों से खुश थी, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसे ऐसा अपनापन नहीं लगा। वहीं आधी रात में लायरा को डेमन पैन को कमरे में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, पर लायरा नींद में होने के कारण इस पर ध्यान नहीं देती। जिप्शियन भी लंदन आ गए थे और उन्हें अंदाजा था कि गॉबलर्स ने बच्चों को कहाँ रखा होगा, इसलिए अब सारे जिप्शियंस एक साथ मिलकर उस जगह पर हमला करते हैं। पर अंदर जाने पर उन्हें वो जगह खाली मिलती है। वहीं उन्हें बिली का एक स्वेटर भी मिलता है, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि गॉबलर्स को पहले ही पता चल गया था कि जिप्शियंस यहाँ आ रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने पहले ये जगह खाली कर दी। वहीं उधर जॉर्डन में मैजिस्टेरियम के एक मेंबर बोरियल को देखते हैं, जो ग्रूमर के कटे हुए सिर को देखने आए थे, पर मास्टर उसे इसके लिए इजाजत नहीं देते। वहीं इधर मिसेस काउटलर लायरा के साथ बहुत अच्छा समय बिताती है, जहाँ वो उसे नहलाती है, उसके पहनने के ढंग को भी बदलती है और पढ़ाती भी है। वहीं उधर हम लॉर्ड कार्डिनल जो मैजिस्ट्रेट के हेड थे, उनको फादर मैकपेल से जिप्शियंस और ऑब्लिगेशन बोर्ड का जिक्र करते हुए देखते हैं। और इधर आज रात भी लायरा और पैन को वही आवाज आती है, जिसे देखने के लिए लायरा मिसेस काउटलर के ऑफिस में जाती है, जहाँ मिसेस काउटलर ने उसे जाने से सख्त मना किया था। अब ऑफिस का दरवाजा खोलते ही वो मिसेस काउटलर के डेमन को वहाँ देखती है और काफी डर जाती है, क्योंकि एक डेमन अपने इंसानी शरीर से इतना दूर नहीं रह सकता था। तभी वहाँ मिसेस काउटलर भी आ जाती है और वो लायरा को अपने कमरे में जाकर सोने को कहती है। उधर जॉर्डन में आधी रात में बोरियल चुपकर म्यूजियम में ग्रूमर का कटा हुआ सिर ढूंढने जाते हैं, पर उन्हें वहाँ कई ग्रूमर का सर नहीं मिलता, जिससे अब उसे समझ आता है कि इजराइल ने सबसे झूठ कहा था कि उसे ग्रूमर का सर मिला है। जिसके बाद वो एक सुनसान इलाके में जाते हैं, जहाँ से वो एक जादुई दरवाजे से होते हुए दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो हूबहू हमारी दुनिया की तरह है। अब अगले दिन मिसेस काउटलर से मिलने फादर मैकपेल आते हैं, इसलिए वो लायरा से अपने कमरे में ही रहने को कहती है, पर लायरा मिसेस काउटलर के मना करने के बावजूद कमरे से बाहर आ जाती है और चुपके उनकी बातें सुनने लगती है। लेकिन तभी वहाँ फादर मैकपेल के साथ आए हुए स्कॉलर उसे वहाँ देख लेते हैं, जिसके बाद मिसेस काउटलर भी वहाँ आ जाती है और लायरा से गुस्से में अपने कमरे में जाने को कहती है। लायरा अब घबराते हुए अपने कमरे में जाती है और सबसे
पहले एलिथ्योमीटर को एक बैग में छुपाकर अपने पास रख लेती है। उधर फादर मैकपेल भी चले जाते हैं और उनके जाते ही मिसेस काउटलर गुस्से में लायरा के पास आती है और अपने डेमन से उसके डेमन पर हमला कर देती है, जिससे लायरा को काफी दर्द होता है। दरअसल मिसेस काउटलर लायरा के ऐसे बर्ताव के लिए उसे सजा दे रही थी ताकि आगे लायरा ऐसी गलती फिर से ना करे, पर लायरा उल्टा मिसेस काउटलर को चेतावनी देती है कि अगर उसके अंकल को ये पता चला तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। पर अब गुस्से में आकर मिसेस काउटलर लायरा को ये बता देती कि एजल और कोई नहीं बल्कि उसके पिता है, जिसने कभी भी लायरा के लिए पिता की जिम्मेदारियां नहीं पूरी की, बस जिम्मेदारियों से भागते रहे। अब लायरा ये सब जानकर बहुत हैरान और गुस्सा होती है और अकेले कमरे में एलिथ्योमीटर निकालकर एजल और रॉजर के बारे में पूछती है, पर हर बार की तरह इस बार भी एलिथ्योमीटर से कोई जवाब नहीं मिलता। उधर दूसरी दुनिया में हम बोरियल को एक आदमी से मिलते हुए देखते हैं, जो उस आदमी को ग्रूममैन की तस्वीर दिखाकर ग्रूममैन के बारे में पता करने को कहते हैं। अब अगले दिन मिसेस काउटलर लायरा से दावा करते कि रॉजर कभी गुम ही नहीं हुआ था, वो जॉर्डन में ही है, पर लायरा को पूरा यकीन था कि मिसेस काउटलर उसे झूठ कह रही है। इसलिए थोड़ी देर बाद ही जब मिसेस काउटलर कुछ काम से बाहर चली जाती तो लायरा के पास एक अच्छा मौका आ जाता है, ये जानने के लिए कि आखिर मिसेस काउटलर ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से मैजिस्ट्रेरियम के लोग भी आए थे। इसलिए अब उनके जाते ही लायरा मिसेस काउटलर के ऑफिस की तरफ जाती है, पर वहाँ वो ऑफिस लॉक निकलती है। लायरा को पूरा यकीन था कि यहाँ उसे कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो मिसेस काउटलर उसे छुपा रही है। वो अब रूम के बाहर एक चिमनी देखती है जो खुली हुई थी, इसलिए वो उसे होते हुए ऑफिस में पहुंच जाती है। अब यहाँ उसे ये पता चलता है कि इसी चिमनी से मिसेस काउटलर का डीमन उन पर हर पल नजर रख रहा था और रात में वो आवाजें भी यही से आती थी। उधर मिसेस काउटलर एक सुनसान सी बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है जहां वो सारे बच्चे और रॉजर भी मौजूद थे, जिससे हमें पता चलता है कि मिसेस काउटलर इन सब की हेड है और वो तो रॉजर को कभी ढूंढ ही नहीं रही थी। इधर लायरा को ऑफिस के अंदर कुछ दस्तावेज मिलते हैं जिसमें ऑब्लिगेशन बोर्ड और नॉर के बारे में लिखा हुआ था, पर लायरा को वो सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं मिसेस काउटलर भी उधर घर के लिए निकल जाती है और लिफ्ट से ऊपर आने लगती है, इसलिए अब लायरा समय रहते ही मिसेस काउटलर के आने से पहले अपने कमरे में पहुंच जाती है, जिससे मिसेस काउटलर को उस पर शक भी नहीं होता। अब अगले दिन मिसेस काउटलर अपने घर में पार्टी रखती है जिसमें कई सारे लोग भी आए हुए थे और बोरियल भी वहाँ आए हुए थे। अब बहुत सारे लोगों के आने की वजह से आज मिसेस काउटलर ने लिफ्ट में लॉक भी नहीं लगाया था, जिस दौरान अब लायरा को पार्टी में एक रिपोर्टर मिलती है जो उसे अकेले में ले जाकर कुछ बात करती है। वो रिपोर्टर लायरा को बताती कि जनरल ऑब्लिगेशन बोर्ड का मतलब कुछ और नहीं बल्कि गॉबलर था और ये मिसेस काउटलर का ही प्रोजेक्ट था। अब मिसेस काउटलर भी लायरा को उस रिपोर्टर से बात करते हुए देख लेती है, इसलिए अब लायरा के जाते ही मिसेस काउटलर उस रिपोर्टर को बोरियल को सौंप देते, जो उस रिपोर्टर को बुरी तरह मार देते। इधर लायरा ये सब जानने के बाद अपने कमरे में आती है और वहाँ से बाहर भाग जाती है। मिसेस काउटलर अब लायरा को पूरे कमरे में ढूंढती है, पर तब तक लायरा वहाँ से निकल चुकी थी और अब लायरा घर से बहुत दूर आने के बाद एक सुनसान कोने में बैठ जाती है, पर तभी वहाँ उसे कुछ आवाजें आती है और फिर अचानक से कुछ लोग उसे अगवा कर लेते हैं, जिसके साथ ही एपिसोड 2 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में लायरा अपने आप को बंद गाड़ी में पाती है, जिसे कुछ लोग गाड़ी से कहीं ले जा रहे थे, पर तभी वहाँ इजिप्शियंस आ जाते और गाड़ी को रोककर लायरा को बचा लेते। लायरा टोनी को देखकर पहचान लेती है और इजिप्शियंस के साथ चली जाती है। वहीं उधर मिसेस काउटलर को ये लग रहा था कि लायरा भागकर वापस जॉर्डन चली गई है, इसलिए वो अपने लोगों के साथ जॉर्डन जाती है और वहाँ लायरा को ढूंढने लगती है, पर उसे वहाँ लायरा कहीं नहीं मिलती। इधर लायरा इजिप्शियंस के साथ माँ कोस्टा के पास आ जाती है, क्योंकि मिसेस काउटलर से बचने के लिए यही उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह थी। वहीं लॉर्डफा जो एक इजिप्शियन थे लायरा से कहते कि जब तक उन्हें गुम हुए बच्चे ना मिल जाए तब तक लायरा उन्हीं के साथ रहे, क्योंकि लायरा के लिए यही सही होगा। और उधर बोरियल वापस दूसरी दुनिया जाते और उसी आदमी से मिलते जिससे उन्होंने ग्रूममैन के बारे में पता करने का काम सौंपा था। वो आदमी बोरियल को बताता है कि उसे इसी चेहरे के मिलते जुलते आदमी के बारे में पता चला है जो आर्मी में कर्नल था और 11 साल पहले ही मारा जा चुका है, पर उसकी एक पत्नी जो दिमाग तौर से पागल है और एक बेटा विलियम भी है। इधर जिस आदमी ने लायरा को अगवा किया था इजिप्शियंस को, उससे पता चलता है कि वो लोग सारे बच्चों को लेकर नॉर्थ ले जा रहे हैं। वहीं लायरा को भी मिसेस काउटलर के ऑफिस में पाए गए दस्तावेजों के बारे में याद आता है, जहां वो लॉर्डफा से कहती कि अगर उन्हें ये दस्तावेज मिल जाए तो बच्चों तक पहुंचना काफी आसान होगा, पर मिसेस काउटलर के पास जाकर उन दस्तावेजों को लाना काफी खतरनाक था, इसलिए जॉन इसके लिए उन्हें मना कर देते। वहीं मिसेस काउटलर को पता चल गया था कि लायरा इजिप्शियंस के साथ है, इसलिए मैजिस्ट्रेम के लोग इजिप्शियन से बोर्ड की तलाशी लेने आते। अब सारे लोग लायरा को छुपाने में लग जाते, जहाँ माँ कोस्टा लायरा को बहुत अच्छी जगह छिपा देती है, जिससे वो मैजिस्ट्रेम के हाथ ना लगे। मैजिस्ट्रेम के लोग अब लायरा को हर बोट में तलाश करते, पर बहुत ढूंढने के बावजूद भी लायरा उन्हें वहाँ नहीं मिलती। अब लायरा मैजिस्ट्रेम के लोगों के जाने के बाद बोट से बाहर आती है, जो माँ कोस्टा से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उन्होंने लायरा से वादा किया था कि वो यहाँ सुरक्षित है। लायरा दरअसल इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा मिसेस काउटलर से थी,
क्योंकि लायरा की सारे परेशानियों की वजह वही थी। क्यों है वो जानना चाहती थी कि आखिर वो मिसेस काउटल के लिए इतनी खास क्यों है। और अब कोई रास्ता ना होने के कारण माँ कोस्टा लायरा को बता देती है कि मिसेस काउटला और कोई नहीं बल्कि लायरा की माँ ही है। माँ कोस्टा अब लायरा को सब कुछ सच बता देती है कि जब एजिल शुरू में नॉर्थ में रिसर्च करने गए थे तभी वो मिसेस काउटल से मिले थे, जो पहले से शादीशुदा थी, पर दोनों को एक नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था। जिसके कुछ दिनों बाद मिसेस काउटलर प्रेग्नेंट हो जाती है और लायरा के पैदा होते ही एजिल ने लायरा की रक्षा के लिए उसे इजिप्शियन नर्स को सौंप दिया था। पर मिसेस काउटलर के पति एडवर्ड लायरा को जान से मारना चाहते थे। जिन सब के बीच इजिप्शियंस ने लायरा को हर मुसीबत से बचाने की कोशिश की, पर तब भी एडवर्ड के हाथों लायरा लग गई। जिसके बाद एजिल और एडवर्ड के बीच में लड़ाई हुई और एडवर्ड इसमें मारा गया। जिसके बाद कानून ने एजिल से सजा के तौर पर एजिल से उसकी सारी जायदाद छीन ली और लायरा को कानून के द्वारा ले लिया गया। पर जब पूरे ऑक्सफोर्ड में बाढ़ आ गया तब एजिल ने लायरा को चुराकर जॉर्डन कॉलेज में मास्टर के हवाले कर दिया। अब लायरा ये सब जानकर बहुत भावुक हो जाती है और उसे समझ आता है कि वो इजिप्शियन नर्स और कोई नहीं बल्कि माँ कोस्टा ही थी। जो सब जानने के बाद अब वो इजिप्शियन के साथ चलने के लिए तैयार भी हो जाती है। उधर लायरा के ना मिलने पर मिसेस काउटलर जैसे पागल सी हो गई थी। वो किसी भी हाल में लायरा को अपने पास चाहती थी। वहीं इधर इजिप्शियन फैसला करते कि वो लापता बच्चों को ढूंढने नॉर्थ जाएंगे, पर नॉर्थ बहुत ही बड़ी जगह थी और उनके पास कोई जानकारी भी नहीं थी कि नॉर्थ के कौन से इलाके में उन बच्चों को रखा गया है। इसलिए इजिप्शियंस प्लान बनाते कि वो जानकारी हासिल करने के लिए पहले टॉलसन जाएंगे और विचेस से मदद मांगेंगे। जिसके बाद अब आधी रात में टोनी और एक और इजिप्शियन बेंजामिन मिस्टर काउटलर के घर सबूत तलाश करने जाते हैं, जहाँ उनके हाथ कुछ दस्तावेज भी लग जाते हैं। पर इससे पहले मिसेस काउटलर वहाँ जाती है, जो अब बेंजामिन की जान लेने ही वाली थी कि किसी तरह टोनी वहाँ पे सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। अब माँ कोस्टा को जब इस बारे में पता चलता है कि टोनी मिसेस काउटलर के घर गया तो वो काफी परेशान हो जाती है। वहीं लायरा इन सब के पीछे अपने आप को जिम्मेदार मानती है, पर फादर कोरैम उसे समझाते कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लायरा फादर कोरैम को एलिथोमीटर दिखाती है जो मास्टर ने उसे दी थी, जहाँ फादर कोरैम लायरा को थोड़ा सा हिंट देते कि एलिथोमीटर को कैसे चलाते, पर उन्हें भी इसके बारे में उतना अच्छे से नहीं पता था। उनके अब जाने के बाद लायरा उस यंत्र को चलाने की कोशिश करती है और जानने की कोशिश करती है कि बेंजामिन और टोनी इस वक्त सुरक्षित है या नहीं। लायरा की अब ये कोशिश इस बार काम आती है, जहाँ अब एलिथोमीटर चल पड़ता है। जिसके बाद अब लायरा सीधा फास्टर कोरैम के पास जाती है और उन्हें खबर करती कि एलिथोमीटर से उसे पता चला है कि बेंजामिन मारा गया है। पर फादर कोरैम को उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि एलिथोमीटर को पढ़ने के लिए सालों की पढ़ाई करनी पड़ती है। पर तभी टोनी भी वहाँ वापस आ जाता है और बताता है कि बेंजामिन मारा गया। पर अब टोनी के लाए गए दस्तावेज से उन्हें साफ यकीन हो जाता है कि बिली के साथ सभी बच्चों को नॉर्थ ले जाया गया है। वहीं फादर कोरैम बेंजामिन की मौत की खबर सुनकर काफी हैरान होते हैं और जॉन को भी इस बारे में बताते हैं कि लायरा एलिथोमीटर को पढ़ सकती है और वहीं इस पूरे सफर में लायरा किसी भी सिपाही से उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। जिसके बाद अब सारे इजिप्शियंस ट्रॉलसैंड के लिए निकल जाते हैं। उधर मिसेस काउटलर को भी अपने स्पाई फ्लाई से पता चल जाता है कि लायरा इजिप्शियंस के साथ ही है जो नॉर्थ की तरफ निकल चुके हैं। जिसके सस्पेंस के साथ ही एपिसोड 3 यहीं समाप्त हो जाती है। अब 4th एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ली था, जो एक एरोनॉट था। वो भी ट्रॉलसैंड आया था अपने आर्मर बैन लॉरेक की तलाश में। इजिप्शियंस भी यहाँ पहुंच गए थे और तुरंत विचेस का साथ लेकर इस जगह से निकलना चाहते थे, क्योंकि मिस्टर काउटलर किसी भी वक्त यहाँ आ सकती थी। वहीं फादर कोरैम की प्रेमिका सेराफिना एक विच थी जो सेराफिना से मदद मांगने के लिए आए थे। पर फादर कोरैम को सेराफिना से आखिरी बार मिले हुए 40 साल बीत गए थे, इसलिए वो लायरा के साथ एक ऐसे आदमी से मिलने जाती जो विचेस काउंसिल का मेंबर था और वही उनका संदेश विचेस तक पहुंचा सकता था। वो अब दोनों उस आदमी से मिलते और अपना संदेश सेराफिना तक पहुंचाने को कहते। पर यहाँ उस आदमी को पता था कि लायरा के पास एलिथियोमीटर है, लेकिन उसे यकीन नहीं था क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची एलिथियोमीटर को कैसे पढ़ सकती है। इसलिए वो लायरा से ऐसे सवाल पूछते जिसका जवाब सिर्फ उन्हें ही पता था। पर लायरा एलिथियोमीटर की मदद से एकदम सही जवाब दे देती है, जिससे वो आदमी काफी हैरान रह जाता है। अब लायरा के जाने से पहले वो उसे बताती कि इस जंग के दौरान उन्हें एक आर्मर बेयर की बहुत जरूरत पड़ेगी और किस्मत से शहर में एक आर्मर बेयर है जिसका नाम लॉरेक बोरेंसन है। पर वो लायरा को सावधान भी करता है कि आर्मर बेयर बहुत खतरनाक होते हैं और जल्दी किसी से बात नहीं करते। अब वहाँ से निकलते ही वो लॉरेक से मिलने जाते हैं और उस बेयर से उनकी लड़ाई में मदद मांगते हैं, पर लॉरेक इसके लिए उन्हें इनकार कर देता है। उधर मिसेस काउटलर से ऑब्लिगेशन बोर्ड की जिम्मेदारी छीनकर लॉर्ड मैकबेल को दे दी जाती है। पर तभी मिस्टर काउटलर लॉर्ड कार्निवल को बताती कि उसके पास इजराइल है जिसे सैल्वेट के किंग लोफर ने उसके कहने पर बंदी बनाकर रखा है। वो दावा करती है कि वो इजराइल को मैजिस्ट्रेट के हवाले कर देगी, पर इसके लिए उन्हें ऑब्लिगेशन बोर्ड की जिम्मेदारियां वापस से मिसेस काउटलर को देनी होगी और फ्रेवल के एलिथोमीटर से एक सवाल पूछने की भी इजाजत मांगती है। अब मैजिस्ट्रेरियम के लिए बहुत बड़ी रकम थी, पर इजराइल
सेल के लिए वो मान जाते। मिसेस काउल्टर ऑफ फ्रेवेल से एलिथ्योमीटर से एक सवाल पूछने को कहती है कि आखिर लायरा कौन है, और अगर फ्रेवेल को इसका जवाब मिल गया तो वो सबसे पहले मिसेस काउल्टर को बता दे। इधर रात में फादर कोरम और लॉर्ड फार लायरा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें लगता है कि लायरा कोई आम बच्ची नहीं है, वो इस दुनिया में किसी मकसद के लिए पैदा हुई है। तभी वहाँ सेराफानी का डीमन कायसा आता है, क्योंकि बस विचेस के डीमन उनके शरीर से दूर रखकर भी जिंदा रह सकते थे। कायसा बताता है कि उसे सेराफानी ने भेजा है और सेराफानी इस जंग में उनके साथ है। वो ये भी शेयर करता है कि सारे बच्चों को बोलवांगर नाम की जगह पर रखा गया है, जो इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। उधर मिसेस काउटलर भी नॉर्थ के लिए निकल चुकी थी और अब अगले दिन जिप्शियंस भी नॉर्थ के लिए निकलने की तैयारी करने लगते, क्योंकि अब विचेस भी उनके तरफ थी। पर लायरा उन्हें कहती कि विचेस काउंसिल के उस आदमी ने उन्हें कहा था कि उन्हें अपने सफर में आर्मर बेयर की जरूरत पड़ेगी। जहाँ अब लॉर्ड फार लायरा को बताते कि आर्मर बेयर को अपनी तरफ करना बहुत मुश्किल है और उनके पास इतना समय भी नहीं है। वो ये भी लायरा को खबर करते कि आर्मर बेयर के किंग ने मैजिस्टेरियम के कहने पर इज़ेल को बंदी बना लिया है, जिससे अब लायरा को पूरा यकीन हो जाता है कि उन्हें अब लॉरेक की जरूरत पड़ेगी। लॉर्ड फार फिर भी उसे समझाते हैं कि लॉरेक इस शहर का एक कैदी है जिसने शराब के नशे में आधे शहर को बर्बाद कर दिया था, और इसी जुर्म में मैजिस्टेरियन ने उससे उसका आर्मर ले लिया, और एक बेयर बिना आर्मर के किसी काम का नहीं था। पर लायरा को अपने एलिथियोमीटर से पता चलता है कि लॉरेक को मैजिस्टेरियम ने जानबूझकर शराब पिलाई थी, क्योंकि बेयर्स आमतौर पर शराब नहीं पीते। इसलिए अब लायरा बिना लॉर्ड फार को बताए ली से मिलने चली जाती है और उसे इस जंग में इजिप्शियंस की तरफ कर लेती है और लॉरेक को अपनी तरफ करने का रास्ता पूछती है। ली बताता है कि अगर लॉरेक को अपनी आर्मर वापस मिल जाए तो वो उनके तरफ हो सकता है, पर मैजिस्टेरियन ने उसकी आर्मर को बहुत अच्छे से छिपाया है। जिसके बाद अब लायरा बिना सोचे समझे लॉरेक से मिलने जाती है। वो अब लॉरेक से कहती है कि वो अपने एलिथियोमीटर की मदद से बता सकती है कि उसका आर्मर कहाँ है, पर इसके बदले में लॉरेक को बच्चों को ढूंढने में उनकी मदद करनी होगी, जिसके लिए लॉरेक मान जाता है। इसलिए अब लायरा एलिथियोमीटर को इस्तेमाल करके उसको बता देती है कि उसका आर्मर लेबोरेटरी में छुपा कर रखा गया है। इसलिए अब लॉरेक बिना सोचे समझे लेबोरेटरी की तरफ भाग जाता है, जहाँ लायरा भी उसके पीछे जाती है। लॉरेक दरअसल पूरे रास्ते में तबाही मचाते हुए जा रहा था और फिर आखिर में लॉरेक लेबोरेटरी पहुंच जाता है और वहाँ से अपने आर्मर के साथ बाहर आता है। उधर इजिप्शियंस भी निकलने की पूरी तैयारी कर चुके थे, जहाँ लायरा लॉर्ड फॉ को लॉरेक और ली से मिलवाती है, और अब लॉर्ड फॉ इन्हें देखकर काफी हैरान होते, पर वो अंदर ही अंदर खुश भी होते। जिसके बाद सारे इजिप्शियंस लॉरेक और ली के साथ नॉर्थ की तरफ निकल पड़ते, जिसके साथ ही एपिसोड 4 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें सेराफिनिया का डीमन कायसा बताता है कि विचेस ने कई साल पहले एक भविष्यवाणी देखी थी कि एक लड़की और एक लड़का मिलकर इस पूरी दुनिया में नया बदलाव लाएंगे। जिसके बाद हम जिप्शियन को देखते जो नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उधर दूसरी दुनिया में हम बोरियल को देखते जो ग्रूममैन जैसे दिखने वाले आदमी के ऊपर नजर रखा था, जिस परिवार में उसकी एक पत्नी और लायरा की उम्र का एक बेटा विलियम था। वहाँ इधर लॉरेक की मदद से नॉर्थ की चट्टानों से सामान ले जाना जिप्शियंस के लिए बहुत आसान हो गया था। अब आगे लायरा जब आगे अपना एलिथियोमीटर को इस्तेमाल करती है तो उसका एलिथियोमीटर उसे किसी चीज के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर लायरा समझ नहीं पाती और सीधा फादर कोरम के पास जाती है और कहती कि उसका एलिथियोमीटर उसे यहाँ के पास के घाटी में जाने की आशंका दे रहा है और ये काम उनके सफर में भी जुड़ा हुआ है, पर लायरा को नहीं पता कि कैसे। जहाँ अब लायरा फादर कोरम से उस घाटी में जाने की इजाजत मांगती है, पर फादर कोरम इसके लिए लायरा को मना कर देते क्योंकि 2 दिन के अंदर उन्हें बोलवांगर पहुंचकर बच्चों को बचाना था। लेकिन लायरा को अपने एलिथियोमीटर पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो माँ कोस्टा से इस बारे में बातें करने जाती है और उनसे घाटी जाने की इजाजत मांगती है, पर माँ कोस्टा लायरा को इस बारे में अगली सुबह लॉर्ड फा से बात करने को कहती है। अब अगले दिन लायरा लॉर्ड फा को पूरी बात बताती है, जहाँ अब लॉर्ड फा बात की गंभीरता को समझ जाते, जो अब लायरा को लॉरेक के साथ घाटी में जाने की इजाजत दे देते, जिसके बाद ही तुरंत लायरा लॉरेक के साथ घाटी के लिए निकल जाती है। सफर के दौरान अब लायरा को पता चलता है कि लॉरेक एक सैल्वर्ड बेर का प्रिंस था और अभी सैल्वर्ड बेर्स ने उसके फादर को बंदी बनाकर रखा है, पर लॉरेक को कई साल पहले ही सैल्वर्ड बेर से अलग कर दिया गया था क्योंकि उसने बेर्स के कानून को तोड़ा था और अपने ही मुल्क के दूसरे बेर को जान से मारा था, जिसके बाद अब लोफर को वहाँ का किंग बना दिया गया है। अब लंबे सफर के बाद लायरा घाटी पहुंच जाती है और उसी घाटी के एक घर के अंदर जाती है जो पूरा सुनसान था। अंदर उसे बिली मिलता है जो बेहोश था और उसके आसपास उसका डेमन भी नहीं था। लायरा वहाँ से बिली को लेकर वापस लॉरेक के साथ आ जाती है, जहाँ इजिप्शियंस बिली को एक कमरे में ले जाते, पर बिली की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। माँ कोस्टा भी अब बिली की ऐसी हालत देखकर काफी परेशान होती है, जहाँ अब लायरा को समझ आता है कि बोलवेंगर में मिसेस काउटलर बच्चों से उनके डीमन को अलग कर रही है, और फिर थोड़ी ही देर बाद बिली हिम्मत तोड़ देता है और मारा जाता है, जिससे सारे लोग बिली की मौत पर बहुत मायूस होते हैं। पर माँ कोस्टा सबके हौसलों को बुलंद करती है, इसलिए अब सारे इजिप्शियंस एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो इस तरह किसी और बच्चे की जान नहीं जाने
देंगे। वहीं आधी रात में जब सब सोए हुए थे तब कुछ लोग लायरा को वहाँ से अगवा कर लेते और अब अगली सुबह जब लायरा को होश आता है तो अपनी आप को भी बोलवेंगर के स्टेशन के अंदर पाती है, जहाँ के डॉक्टर्स उसकी कुछ जांच भी करते। उधर दूसरी दुनिया में बुरे विलियम के घर पर हर समय नजर रखे हुए था, चाहे दिन हो या रात। जीसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 5 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत लायरा से होती है, जिसे बोलवेंगर लाने के बाद उन्हीं बच्चों के साथ रखा जाता है जहाँ लायरा जैसे काफी सारे बच्चे थे। यहीं वो रॉजर को भी देखती है, पर सबके सामने वो ऐसा दिखावा करती है जैसे वो उसे नहीं जानती। तभी वहाँ एक डॉक्टर और एक नर्स आती है जो उन्हीं में से एक लड़की को अपने साथ ले जाती है, जहाँ आगे वो उस बच्ची से उसके डीमन को एक मशीन के द्वारा अलग कर देती है। और ये वहाँ का रोज का काम था, वहाँ रोज किसी न किसी बच्चे को उसके डीमन से अलग किया जाता था। आगे जब सब बच्चे एक लाइन में खड़े थे तभी लायरा वहाँ रॉजर से बात करती है और उसे बताती कि उन्हें इस जगह से बच्चों को सुरक्षित निकालना होगा, जिसमें इजिप्शियंस भी उनकी मदद के लिए आ रहे हैं। इसलिए अब लायरा बच्चों और डॉक्टर्स को स्नो फाइट में उलझा देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर रॉजर के साथ यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने जाती है। वो दोनों अब एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ बच्चों से उनके डीमन को अलग करके रखा गया था, जहाँ से आगे के कमरे में उन्हीं बच्चों को रखा गया था जिनके डीमन को अलग कर दिया गया था। वो बेचारे बच्चे बिना अपने डीमन के जिंदा लाश थे, जिसके बाद दोनों वापस से अपनी लाइन में जाकर लग जाते। लायरा अब रॉजर को ये बात सारे बच्चों तक फैलाने को कहती है कि लायरा का सिग्नल मिलते ही सारे बच्चे यहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाए। अब आगे वहाँ के डॉक्टर से बातचीत से ये पता चलता है कि मिसेस काउटलर कुछ ही देर में बोलवेंगर आने वाली है, जहाँ वो डॉक्टर्स के काम को देखेंगे। जिसके बाद अब लायरा को भी पता चल जाता है कि मिसेस काउटलर बोलवेंगर पहुंच गई है और कुछ ही देर में उनके कमरे में बच्चों से मिलने के लिए आने वाली है। इसलिए वो बाकी लड़कियों से उसे मिसेस काउटलर से छुपाने को कहती है, जिसके बदले में वो सारे बच्चों से वादा करती है कि यहाँ से सारे लोग सुरक्षित बाहर निकलेंगे। इसलिए वो सारे बच्चे लायरा को बेड के नीचे छिपा देते हैं, जिसके बाद ही वहाँ मिसेस काउटलर आती है और थोड़ी ही देर बाद बच्चों से मिलकर वापस चली जाती है, जिससे अंत में लायरा मिसेस काउटलर से छुपने में कामयाब रहती है। अब खाना खाते समय फिर से वही डॉक्टर और वो नर्स आती है और इस बार वो लायरा को अपने साथ उसी कमरे में ले जाती है। वो लोग लायरा के डेमन को पकड़कर एक अलग चेम्बर में बंद कर देते हैं और लायरा को एक अलग चेम्बर में। लायरा अब उनसे बच के भागने की बहुत कोशिश करती है पर कामयाब नहीं रहती और तभी मशीन से वो लोग उसके डेमन को अलग करने वाले थे और अब लायरा को कोई और रास्ता ना दिखने के कारण वो मिसेस काउटलर को जोर से आवाज लगाती है। मिसेस काउटलर अब लायरा की आवाज सुनकर मशीन को बंद कर देती है और उसे बचा लेती है, जिसके बाद वो लायरा को अपने साथ अपने कमरे में ले आती है और फिर कुछ माँ बेटी वाली भावुक बातें करती है। पर लायरा मिसेस काउटलर को चकमा देकर उसी कमरे में बंद कर देती है और अलार्म ट्रिगर करके सारे बच्चों को भागने का सिग्नल दे देती है। अब सिग्नल मिलते ही सारे बच्चे भागने की तैयारी में लग जाते हैं, जहाँ अब रॉजर उन बच्चों को बचाने जाता है जिनके शरीर से उनके डीमन को अलग कर दिया गया था। लायरा वो उस मशीन को भी पूरी तरह से समाप्त कर देती है जिससे डीमन को अलग किया जा रहा था। वहीं बच्चों के भागते वक्त वहाँ उन्हें पकड़ने कुछ डॉक्टर और गार्ड आ जाते, पर तभी इजिप्शियन भी वहाँ पहुंच जाते जो गार्ड से लड़कर बच्चों को बचा लेते। माँ कोस्टा बच्चों को सुरक्षित बाहर निकलने का काम करती है और बाकी इजिप्शियंस गार्ड से लड़ने का काम करते, जिस दौरान इजिप्शियंस और गार्ड के बीच काफी लड़ाई होती है और उसी दौरान कुछ गार्ड लायरा को पकड़ने के लिए वहाँ आ जाते हैं। पर तभी वहाँ सेराफानी कुछ ही पलों में सारे गार्ड्स को समाप्त कर देती है, जिससे अब सारे बच्चे सुरक्षित बच गए थे और इजिप्शियन जंग भी जीत चुके थे। पर लायरा का सफर अभी समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए वो ली, लॉरेक और रॉजर के साथ एयर बलून से अपने फादर ईजिल को बचाने निकल पड़ती है। रात में अब जब वो सोए हुए थे तब ली और सेराफिना मिलने आते, जो उसे बताते कि लायरा पूरे दुनिया के लिए बहुत खास है और ली के आने वाली जंग में लायरा पर बहुत सी जिम्मेदारियां है और सेराफिना को पूरा भरोसा है कि ली लायरा की इसमें सुरक्षा करेगा। ली को लगता था कि वो जंग जीत चुके, पर सेराफिना उसे बताती कि असली जंग की शुरुआत अभी होनी बाकी है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। पर अब आधी रात में एयर बलून के ऊपर कुछ बंदर जैसे दिखने वाले जानवर उन पर हमला कर देते हैं, जिससे लायरा उड़ते हुए बलून से नीचे बर्फ की चट्टानों पर जा गिरती है। जीसी सस्पेंस के साथ ही एपिसोड 6 यहीं समाप्त हो जाती है। एपिसोड 7 की शुरुआत मिसेस काउटलर से होती है, जो बोलवेंगर के स्टेशन के समाप्त होने के बाद और भी गुस्से में थी और अपना गुस्सा शांत करने के लिए वो वहीं की एक नर्स को मार डालती है। वो तो बस किसी तरह से लायरा को अपने पास चाहती थी और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। इसके आगे हम लायरा को देखते हैं जो एयर बलून से गिरने के बाद एक बर्फ की चट्टान पर पड़ी हुई थी, जहाँ फिर लायरा को होश आता है और वो एक आर्मर बेयर को अपने पास देखती है, पर वो लॉरेक नहीं था, वो एक सेल्वर्ड बेयर
था वो लायरा को एक जेल में जाकर बंद कर देता है, जिसके बाद लायरा को एलिथ्योमीटर की मदद से पता चलता है कि लोरेक लायरा की तलाश में इसी तरफ निकल चुका है, जिससे लायरा को काफी हौसला मिलता है कि आखिर कोई तो उसे बचाने आ रहा है। वहीं पर लायरा को एक और कैदी मिलता है जो एक स्कॉलर था। वो बताता है कि कुछ समय पहले तक एजेल भी लायरा की जगह पर बैठे हुए थे, पर एजेल ने सेल्वर बेड के किंग लोफर को अपने रिसर्च को जारी रखने के लिए मना लिया था, जिसके बाद अब उसके रिसर्च सेंटर को ही जेल में बना दिया गया है और वहीं अब एजेल अपना रिसर्च भी जारी रखे हुए। लायरा को लगता है कि लोरेक उसे बचा लेगा, पर वो आदमी उसे बताता है कि लोरेक अगर इस जगह पर कदम भी रखेगा तो लोफर उसे मार देगा। वहीं असली किंग तो लोरेक को ही होना चाहिए था, पर लोफर ने धोखे से लोरेक को यहाँ से निकलवा दिया और खुद राजा बन गया। इसी दौरान फिर लायरा को वहाँ बैठे बैठे एक तरकीब सूझती है, जिसके बेसिस पर वो एक सेल्वर बेर को बताते हैं कि उसे किंग लोफर से मिलना है, जिसके बाद वो बेर उसे किंग लोफर के पास ले जाता है। लायरा कहती है कि उसे लोरेक के बारे में कुछ ऐसा बताना है जो लोफर को नहीं पता। वो झूठ कहती है कि वो लोरेक की डीमन है, जिसके बाद लोफर लायरा से अकेले में कुछ बात करते हैं। लोफर दरअसल हमेशा से हर चीज में आगे होना चाहता था, पर उससे पहले लोरेक के पास डीमन कहाँ से आया, और लोफर को शक होता है कि बेर्स के डीमन कैसे हो सकते थे। इस पर लायरा उसे बताती है कि बोलवेंगर में नकली डेमन बनाने का काम हो रहा था और वहीं से लोरेक को भी डेमन मिला है, जिससे अब इस बात से लोरेक को काफी जलन होती है। इसके बाद अब लायरा कहती है कि वो लोरेक की नहीं बल्कि उसकी डीमन बनना चाहती है, पर इसके लिए उसे लोरेक से युद्ध करके लोरेक को मारना पड़ेगा। पर लोफर को अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि बेर के भी डीमन हो सकते हैं, इसलिए लोफर लायरा से एक सवाल पूछता है जो सिर्फ एक डीमन को ही पता हो सकता था। इसलिए अब लायरा अकेले में जाती है और एलिथ्योमीटर से उस सवाल का जवाब ढूंढ लेती है, जिससे अब किंग लोफर बहुत हैरान होते हैं, पर अब इससे उनको लायरा पर पूरा विश्वास हो गया था। उधर दूसरी दुनिया में बोरियल ग्रूममैन की पत्नी से मिलता है और उससे ग्रूममैन के बारे में जानने की कोशिश करता है, उन्हें ये बताकर कि शायद ग्रूममैन अब भी जिंदा हो सकता है, पर तब भी उसकी पत्नी को बोरियल पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उन्हें अपने और अपने बेटे विलियम की सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगती है। जिसके बाद अब बोरियल वहां से निकलकर अपने एक आदमी को किसी भी तरह ग्रूममैन के बारे में पता करने को कहता है। इधर लोरेक लायरा के पास पहुंच जाता है, जहां लायरा अपने और लोफर के बीच हुई गई सारी बातें लोरेक को बताती है और उसे किसी भी तरह लोफर को मारने को कहती है, क्योंकि लोफर एक किंग बनने के लायक नहीं था। जिसके बाद अब लोरेक और लोफर में बहुत ही भयानक लड़ाई होती है। पहले तो लोफर लोरेक पर भारी पड़ता है, पर आखिर में लोफर मारा जाता है और फिर लोरेक सेल्वर बेड्स का नया किंग बन जाता है। अब लोरेक को अपना राज्य लायरा की मदद से वापस मिल गया था, इसलिए वो लायरा के सम्मान में उसका एक नया नाम रखता है, लायरा सिल्वर टंग, और साथ ही एजल को सेल्वर बेड की कैद से भी आजाद कर देता है। उधर दूसरी दुनिया में ग्रूममैन की पत्नी सारी बातों का जिक्र अपने बेटे विलियम से करती है, और अब जब विलियम अपने स्कूल से वापस घर आता है तो उसे सारा घर बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई यहाँ आया हो। वो अब अपनी माँ की सुरक्षा के लिए उन्हें लेकर अपने एक टीचर के घर ले जाता है और अपनी माँ को कुछ दिनों तक उनके साथ रहने देने की विनती करता है, क्योंकि विलियम की वो टीचर बहुत अच्छे स्वभाव की थी, इसलिए वो मान जाते हैं। उधर लायरा आगे रॉजर से मिलती है और अब वो रॉजर और लोरेक एजेल से मिलने निकल पड़ते हैं। इधर मैजिस्ट्रेट को भी पता चल चुका था कि किंग लोफर मारे गए और एजेल भी आजाद हो गया था, इसलिए मैजिस्टेरियम के सारे लोग और मिसेस काउटलर भी नॉर्थ के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं उधर दूसरी दुनिया में रात में विलियम को किसी को अपने घर के अंदर आने का आभास होता है, जो बोरियल के भेजे हुए लोग थे। विलियम उनमें से एक आदमी को अनजाने में मार डालता है, जिसके बाद डर के मारे विलियम आधी रात में घर से डरकर भाग जाता है। उधर लायरा रॉजर के साथ रिसर्च लैब पहुंच जाती है और अब एजेल लायरा को यहाँ देखकर काफी गुस्सा होता है, पर जैसे वो रॉजर को भी यहाँ लायरा के साथ देखता है तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। जिस सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 7 यही समाप्त हो जाती है। अब सीजन 1 के आखिरी एपिसोड 8 की शुरुआत रिसर्च लैब से होती है, जहाँ लायरा एजेल से बात करती है और उनसे सवाल करती है कि इतने सालों से उन्होंने लायरा से झूठ क्यों बोला। एजेल समझाते कि वो कभी एक पिता की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए, इसलिए उनके मायने में वो एक अच्छे पिता नहीं थे। पर अब लायरा खुश थी कि वो आखिरकार इतनी मुसीबत के बाद अपने पिता के साथ है। लायरा को लगता था कि मास्टर ने उसे एलिथ्योमीटर इसलिए दिया है ताकि वो एलिथ्योमीटर को एजेल तक पहुंचा सके, इसलिए लायरा एजेल को एलिथ्योमीटर दे देती है, पर एजेल वो लायरा को वापस लौटा देते हैं, क्योंकि मास्टर ने लायरा के लिए उसे ये दिया था। अब आगे एजेल और उसके असिस्टेंट थोराइड की बातचीत से हमें पता चलता है कि आज रात एजेल कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिसके लिए ही मैजिस्टेरियम के लोग उसे रोकने आ रहे हैं, जो थोराइड से उसके जाने के बाद लायरा का ध्यान रखने को कहते हैं। उधर विलियम की दुनिया से पता चलता है कि ग्रूममैन जैसा दिखने वाला आदमी ग्रूममैन ही था, और बोरियल को ग्रूममैन की खोज तक पहुंचाने के लिए ग्रूममैन के बेटे विलियम
विलियम की जरूरत होगी, पर विलियम तो पहले ही अपने घर से भाग चुका था। इसलिए बोरियल अपने एक और आदमी को विलियम को ढूंढने में लगा देते, जिसके बाद वो आदमी पुलिस को विलियम को ढूंढने में लगा देता है। इधर आधी रात में एजेल लायरा से बात करने आते, जो लायरा को डस्ट के बारे में सब बताते और ये भी शेयर करता है कि मैजिस्टेरियम को लगता है कि डस्ट प्यूबर्टी से गुजरते समय बच्चों को अपवित्र कर देती है और इंसानों को एक ईवल बना देती है, इसलिए वो प्यूबर्टी से पहले उन बच्चों से उनके डीमन को अलग कर दे रहे थे। वो ये भी शेयर करते हैं कि अगर वो डस्ट को अच्छे से समझ पाए तो वो इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच एक ब्रिज बना सकते हैं, जहाँ वो लायरा से उसकी मॉम के बारे में भी कुछ बातें करते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और लायरा भी सो जाती है, क्योंकि कल सुबह होते उसे रॉजर के साथ जॉर्डन के लिए वापस निकलना था। पर आधी रात में जब लायरा की नींद टूटती है तो वो अपने साथ रॉजर को नहीं पाती। थोरोल उसे बताता है कि इस जगह से उन्हें जल्द से जल्द निकलना होगा, क्योंकि मैजिस्ट्रेट यहाँ पहुंचने ही वाले। पर अब लायरा थोरोल से पूछती है कि रॉजर कहाँ है, वो उसके बिना यहाँ से नहीं जाएगी। थोरोल उसे बता देते कि रॉजर ईजल के साथ है, जिसके अब लायरा बिना सोचे समझे रॉजर को ढूंढने लॉरेक के साथ निकल पड़ती है। वहीं मैजिस्ट्रेट के लोग और मिसेस काउटलर रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं, पर उन्हें आने में देर हो गई थी, क्योंकि एजेल और लायरा और लॉरेक दोनों उनके साथ निकल चुके थे। वहीं उधर एजेल रॉजर को लेकर एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका था, जहां अब लायरा उनके पैर के निशान की मदद से आगे बढ़ते उनकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी उन पर मैजिस्ट्रेट के लोग एयरशिप से बमबारी करते हैं, जिससे काफी सारे आर्मर बेयर मारे जाते हैं। पर लॉरेक लायरा को लेकर उसी पहाड़ पर पहुंच जाता है। इधर एजेल रॉजर उसके डीमन को पकड़कर अलग अलग चेंबर में बंद कर देता है और फिर कुछ ही पल में रॉजर से उसके डीमन को अलग कर देता है, जिसके साथ ही वहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और फिर दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। पर वहीं लायरा ज्यादा एनर्जी निकलने के कारण वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद अब आगे एजेल उस दरवाजे से होते हुए उसके अंदर चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद लायरा को होश आ जाता है, जिसके तुरंत बाद ही वो जाके देखती है कि रॉजर अब मर चुका है। लायरा को लगता है कि वो उन सबकी जिम्मेदार है, क्योंकि एजेल ने ये चेंबर उसके लिए बनाया था, पर इसका शिकार रॉजर को बनना पड़ा। इसलिए वो फैसला करती कि वो एजेल से रॉजर की मौत का बदला लेगी और एजेल से पहले ही डस्ट को ढूंढेगी। उधर विलियम को पुलिस से छुपते हुए दूसरी दुनिया का दरवाजा मिलता है, इसलिए वो पुलिस से बचने के लिए उसके अंदर चला जाता है और वहीं इधर लायरा भी डस्ट को ढूंढने के लिए उसी दरवाजे के अंदर चली जाती है, जिसके साथ ही ये सीजन 1 यहीं समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि आपको ये सीरीज पसंद आई है या नहीं। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।